हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम सभी को पता है जेईई मेन के सिटी अलॉटमेंट एंड डेट्स फाइनल हो चुके हैं एंड कुछ ही दिन में अब फाइनल सेशन भी आप लोग को पता चल जाएगा कि मॉर्निंग सेशन में आपका एग्ज़ाम होगा या इवनिंग सेशन में। तो अब हमारे पास कुछ ही दिन का समय बचा है। अब इन कुछ दिनों में क्या और किस तरह से केमिस्ट्री के लिए स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस सेशन को नाम दिया है जेईई मेन का महाकुंभ, जिसमें हर जेईई मेन के एस्पिरेंट्स जो है वो डुबकी लगाने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपको किस तरह से लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करना है इसके बारे में। तो क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी होना चाहिए केमिस्ट्री के लिए? तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लें कि केमिस्ट्री में आखिर जेईई मेन 2025 में कौन कौन से चैप्टर्स सिलेबस में इंक्लूडेड है। फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे मूल कॉन्सेप्ट कहता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रेडॉक्स रिएक्शन, इक्विलिब्रियम में दोनों इक्विलिब्रियम इंक्लूड होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स एंड लिक्विड सॉल्यूशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आईपीएसी, जीओसी, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आप पढ़ोगे, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन मीन्स अल्कोहल्स हो गया, फिनॉल हो गया, ईथर हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन्स लाइक अमाइंस, उसी तरीके से बायोमॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस लाइक अल्काइल हैलाइड एंड अराइलाइड। उसके बाद पीओसी, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बात करेंगे, या जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए केमिकल टेस्ट की बात करते हैं वो। एंड लास्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एलिमेंट का क्लासिफिकेशन या पीरियोडिक प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एंड सॉल्ट एनालिसिस। अब देखिए जो पी ब्लॉक एलिमेंट है इसमें सिलेबस बहुत प्रिस्क्राइब करके रखा हुआ है, आपको सारा पी ब्लॉक जो है वो स्टडी नहीं करना है। उसमें से सिर्फ जो जनरल प्रॉपर्टीज़ है, जनरल रिएक्शंस है, वही आपको इसमें स्टडी करना है। तो देखिए टोटल 25 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इस साल मॉडिफाई कर दिया गया है, पहले 30 क्वेश्चंस होते थे, 10 इंटीजर या न्यूमेरिकल में आपको 5 क्वेश्चन ऑप्शनल होते थे। अब इसमें 5 ही क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे कंपलसरी होंगे एंड हमारे पास ऑलमोस्ट 25 चैप्टर्स हैं। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचने वाले हैं हम कि हम कौन सा चैप्टर करके जाए, कौन सा चैप्टर छोड़ के जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट हर चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी चैप्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर नहीं पढ़ाई कर सकते, क्योंकि इसी तरीके से लास्ट 5 ईयर्स या हम 8 ईयर्स की बात करेंगे तो इसी तरह का ट्रेंड है कि हर एक चैप्टर से लगभग एक क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो किस तरह से हमारा रिवीजन स्ट्रैटेजी होना चाहिए, जो अभी एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले हमारे पास जो टाइम है उसमें किस तरीके से पढ़ना है, ये देखते हैं। तो नॉर्मली आप लोग को स्ट्रेस तो फील हो रहा होगा इस लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। आप लोग को बहुत सारी चीज़ें भूलने लगे होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये भी मुझे याद नहीं है, ये भी मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं बता दूं ये स्टूडेंट का एक नॉर्मल बिहेवियर है। पूरे बच्चे इसी फेज से गुजरते हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा स्ट्रेस फील करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो अभी तक हार्ड वर्क किया है उसको बिल्कुल अच्छे से होल्ड करके रखना है और अपने टेम्परामेंट को जितना कंट्रोल कर सको उतना अच्छा है इन लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। तो इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो कुछ टिप्स की बात करते हैं जो आपको इस एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे, तो जितने भी अगर हम बात करेंगे फार्मूलाज की, बेसिक फार्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप फिजिकल केमिस्ट्री के लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस आप देख लो, सारे क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड आते हैं। मतलब अगर आपको फार्मूला आता है और फार्मूला को किस तरह से अप्लाई करना है, अगर ये दोनों चीज़ बहुत अच्छे से आती है तो फिजिकल केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। प्लस कुछ ग्राफ से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करना है, जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स हो गया, गैस स्टेट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, या ऐसे चैप्टर्स है जिनमें ग्राफ बेस्ड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कुछ मैं एग्जांपल दूं, जैसे मान लो कि अगर मैं गैस स्टेट की बात करूंगा तो ग्राफ बेस्ड जो डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं। मान लो कि पी वर्सेस वी का ग्राफ आपसे पूछ दिया जाए कांस्टेंट टेम्परेचर पे फॉर फिक्स मोल ऑफ गैस, तो ग्राफ का नेचर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। पी वर्सेस 1/v के अगर हम ग्राफ के नेचर की बात करेंगे तो इस तरीके से कुछ ग्राफ बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको इसका स्लोप दे दिया जाए, ठीक है, थीटा का वैल्यू आपको दे दिया जाए। उसके बाद मान लो कि कुछ भी एक्स्ट्रा डेटा देकर आपसे प्रेशर, वॉल्यूम या कुछ भी पूछ सकता है। तो गैस स्टेट से कुछ क्वेश्चन तो इस तरह के डायरेक्ट पूछे जाते हैं। उसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स में जैसे मान लो कि पी वर्सेस वी में एडियाबेटिक वर्सेस आइसोथर्मल का स्लोप का कंपैरिजन आ जाएगा, कि अगर मान लेते हैं एक्सपेंशन हो रहा होगा तो एक्सपेंशन में एक ये ग्राफ बन गया, एक्सपेंशन में एक ये ग्राफ बन गया पी वर्सेस वी का। अब आपसे पूछा जा रहा है बताइए कौन एडियाबेटिक है, कौन आइसोथर्मल है। तो इस तरीके का नॉर्मल कंपैरिजन जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्राफ
बेस्ड स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ। और केमिकल काइनेटिक्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लो कि कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बना के दे दिया गया है, ठीक है। कोई एक रिएक्टेंट है, सपोज ए से प्रोडक्ट के तरफ इसका फॉर्मेशन हो रहा है और आपसे पूछ रहा है कि जो ए का कॉन्सेंट्रेशन का वेरिएशन है उसका ग्राफ ये दिया हुआ है, तो बताइए ए किस ऑर्डर का रिएक्शन होगा। तो ग्राफ के नेचर को देखकर आप कह सकते हैं ये 0 ऑर्डर का रिएक्शन होगा। इसी तरीके से अगर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो वेरिएशन है अगर कुछ इस तरीके से जाता तो फिर ये फर्स्ट ऑर्डर का वेरिएशन हो जाता। तो इस तरीके से ग्राफ से भी क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आ सकता है, तो वहाँ पर भी आपको अच्छे से वो पता करना होगा कि एग्जैक्टली किस तरह के क्वेश्चन जो है वो इन 3 चैप्टर से आ सकते हैं ग्राफ बेस्ड डायरेक्टली। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो जितने भी इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स है, जैसे अल्कोहलिक KOH क्या करता है, LiLH4 क्या करता है, डाइबाल-H क्या करता है, NaBH4 क्या करता है, क्लेमेंसन रिडक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड अगर HCl को जिंक अमलगम में डालेंगे तो क्या होगा। तो जो इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स है उनका फंक्शन अच्छे से समझ लो कि ये क्या काम एग्जैक्टली करता है। दूसरा, हाइड्रोकार्बन्स और कार्बोनाइल कंपाउंड, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब मैं इसे क्यों इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर कहता हूँ, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बोनाइल कंपाउंड जो है इससे ऑलमोस्ट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कनेक्टेड है। क्योंकि हाइड्रोकार्बन अगर आप पढ़ोगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ लोगे, एलिमिनेशन अगर आपने पढ़ा तो मतलब एल्कीन का प्रिपरेशन आप सीख गए, ठीक है। अब एल्कीन के प्रिपरेशन के लिए आप अल्काइल लाइड यूज करोगे तो मतलब हेलोल्केन्स यूज हो रहा है वहाँ पे, तो इसलिए हाइड्रोकार्बन्स बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स होता है। उसी तरीके से कार्बोनाइल कंपाउंड भी, इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, पर्किन रिएक्शन हो गया या कैनिजारो रिएक्शन हो गया या विटिक रिएक्शन हो गया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको कार्बोनाइल कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की बात करेंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी इंपॉर्टेंट होगा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाना, उसका अल्काइल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन, ये सब सारे रिएक्शन आपको हाइड्रोकार्बन्स कार्बोनाइल कंपाउंड्स में मिल जाएंगे। उसके बाद जो अगला एक मतलब कह सकते हैं इंडिपेंडेंट चैप्टर, तो बिल्कुल नहीं कह सकते, बहुत सारे क्वेश्चन डिपेंडेंट भी होते हैं इसमें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आप SN1 SN2 पढ़ते हो, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे लगभग हर साल 1-2 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नेम रिएक्शन, ये मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट नेम रिएक्शन से पूछे जाते हैं क्योंकि ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, तो आपके पास ना उसमें हम कह सकते हैं ना कि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए नेम रिएक्शन को बहुत अच्छे से आप लोग जो है प्रैक्टिस करना, रिवाइज करो जितनी बार हो सके। बायोमॉलिक्यूल्स में आप कार्बोहाइड्रेट तो बहुत अच्छे से कर लेते हो, लेकिन अमीनो एसिड आप छोड़ जाते हो, और अमीनो एसिड से बहुत सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स देकर उसका सिंबल पूछ लेगा, उसके 3 लेटर सिंबल या 1 लेटर सिंबल आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन को हम GLY से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 लीटर का सिंबल की बात करेंगे तो G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। उसी तरह से कुछ रोड मैप प्रॉब्लम्स जो मैं अभी आपको बता दूंगा कि रोड मैप प्रॉब्लम किस तरीके से होता है, और NCERT आप जरूर अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। खासकर बायोमॉलिक्यूल्स अच्छे से आप रिवाइज करना, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो आप एक बार NCERT जरूर रीड करना, तो आपको एटलीस्ट ये आइडिया लग जाएगा ना कि कौन कौन से रिएजेंट्स है जो फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं। तो अब देखिए रोड मैप प्रॉब्लम्स की जो मैं बात कर रहा था, तो इसमें मेनली क्या होता है ना, रोड मैप प्रॉब्लम में आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे मान लो कि अगर मैंने मान लो कि एक CH4 ले लिया और इसमें मैंने Cl2 ले लिया, अब ये A बन रहा है, ठीक है। अब इसी में मान लो कि मैंने एक्वस KOH ले लिया, अब उसके बाद क्या बन रहा होगा, फिर उसके बाद मैंने इसमें PCC ले लिया तो अब क्या बन रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग रिएक्शन होता है। अब इसी में मैंने सोडियम ड्राईथर ले लिया तो किस तरीके से ये मान लो D बन रहा होगा, तो जैसे यहाँ पे CH3Cl बन रहा होगा सनलाइट के प्रेजेंस में, फिर यहाँ पे ये वुड्स रिएक्शन हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, एक्वस KOH हो जाएगा तो ये आपका CH3OH हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर PCC ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HCHO में इसको कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं ना, जिनको हम रोड मैप क्वेश्चंस बोलते हैं, अगर ये प्रैक्टिस करोगे तो इसमें तो आपको ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कनेक्टेड मिलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होता है। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट नेम रिएक्शन का जो JEE मेन का सिलेबस में है वो मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। आप जरूर इन सारे रिएक्शन को अच्छे से एक बार फिर से गो थ्रू कर लो। ऑलमोस्ट सभी लोगों को नेम रिएक्शन जो है वो याद हो जाता है, बट अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक भी नेम रिएक्शन याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप जरूर इसे रिवाइज कर लेना। सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और सभी रिएक्शन से क्वेश्चन आपको, ठीक है, साल 1-2 साल में आपको मिलते होंगे इससे रिलेटेड।
चलिए, अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ा सरदर्द होता है बच्चों के लिए। उनको लगता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सबसे पहले खत्म करना है। अगर आपने सिर्फ ये दो बहुत अच्छे से कवर किया है ना, तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 70% कवर कर चुके हो। 70%, मतलब आप समझ लो अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 7 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ ये 2 चैप्टर से। लेकिन आप लोग को ना क्या होता है ना कि जो ब्लॉक केमिस्ट्री होता है, इसका एक तरह से फोबिया हो जाता है, और इसके कारण ना आप लगभग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा वीक कर लेते हो। तो इसलिए सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत अच्छे से कवर कीजिए आप, और उसके बाद पीरियोडिक टेबल आप कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपने इतना कर लिया तो समझ लो पी ब्लॉक का भी 70% पोर्शन हो जाएगा, क्योंकि जो रिड्यूस्ड सिलेबस जेई मैंने दिया है पी ब्लॉक का, ठीक है, अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल कर लिया तो उसका 90% वहीं कवर हो जाता है। तो फिर ये पी ब्लॉक में बचा गया। तो बिल्कुल जनरल रिएक्शन कि ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो किस किस तरह का कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो EO2 का कंपाउंड, EO2 टाइप का कंपाउंड बना सकते हैं, EO3 टाइप का कंपाउंड बना सकते हैं। बिल्कुल जनरल रिएक्शंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए पी ब्लॉक का जो रिड्यूस सिलेबस, आप कह सकते हो कि अगर मैं ग्रुप वाइज बात करूँ तो ग्रुप 13 से लेकर मान लो कि अगर 18 तक अगर मैं बात करूँ, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, स्टार्टिंग के 2 से 3 पेज NCERT के हर ब्लॉक केमिस्ट्री के। मतलब आपको कोई कंपाउंड का प्रिपरेशन नहीं पढ़ना है, उसका कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ना है, वो सिलेबस में नहीं है। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन का पूरा ट्रेंड देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पी ब्लॉक और D&F ब्लॉक तो कंप्लीट पढ़ के जाना, क्योंकि D&F ब्लॉक में KMnO4 और K2Cr2O7 इसके कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एफ ब्लॉक की बात करेंगे तो एफ ब्लॉक में लैंथेनॉइड या एक्टिनॉइड सीरीज से ऑक्सीडेशन नंबर पे एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। जैसे कि मान लो सीरियम+4 के बारे में कुछ क्वेश्चन आ गया, या लैंथेनॉइड किस तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट पे कंपाउंड बनाते हैं, तो बिल्कुल जनरल सा क्वेश्चन आता है। फिर एफ ब्लॉक में कुछ एलिमेंट्स है जिनके एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन है, लाइक गैडोलिनियम, तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, यूरोपियम का साइज एक्सेप्शनली ज़्यादा होता है, तो कुछ एक्सेप्शन जो नॉर्मल एफ ब्लॉक पढ़ते हुए आपको मिला होगा, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ क्विक टिप्स समझते हैं आप पे। तो सबसे पहले तो एक चीज़ है जो आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, इधर ये जो 4-5 दिन जो आपके पास बचे हैं, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, 2 मॉक टेस्ट आप डेली दो। कोशिश करना कि वो जो मॉक टेस्ट हो वो PYQ के ही हो, ताकि आपको क्वेश्चन का एटलीस्ट आइडिया लगता रहे कि किस तरह के क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के बाद अपने मिस्टेक्स को ज़रूर रियलाइज़ करो, क्योंकि वो लोग फ्रीक्वेंटली एक ही क्वेश्चन को बार बार गलत करते हैं जो अपने मिस्टेक्स को रियलाइज़ नहीं करते हैं। इसलिए एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें आपने क्या सही किया है ना, उसे ध्यान देने से अच्छा है कि जो आपने गलत किया है उसे ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद लास्ट मोमेंट पे आपको बिल्कुल भी कोई नए चैप्टर, नए टॉपिक नहीं उठाना है कि मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं वो भी पढ़ लूँ, ये काम बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, इससे और ज़्यादा आप पैनिक होगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप ज़्यादा रश करने की कोशिश करोगे, क्वेश्चंस वहाँ पे आपसे नहीं बनेंगे। जो टॉपिक आपका बहुत स्ट्रांग था, पता चला उसके क्वेश्चन फंस रहे हैं। इसलिए लास्ट मोमेंट पे ऐसी बिल्कुल भी इस तरह की बेवकूफ़ी ना करें। उसके बाद अपने टाइम को थोड़ा सा, बिल्कुल कह सकते हैं टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जब आप मॉक टेस्ट आप डेली दोगे तो आपको टाइम का एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगा, खासकर जेई मेंस में स्पेशली, क्योंकि जेई एडवांस में तो हमारे पास टाइम होता है, और जेई मेंस में वो टाइम हमें नहीं मिल पाता है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर मान लो पूरा अटेम्प्ट करने के बाद भी अगर मैं 1 घंटे या 1.5 घंटे अगर मैं मैथ्स को दे रहा हूँ, तो ये बहुत सही कॉम्बिनेशन होता है। आप इस तरीके से ही अप्रोच करना। ठीक है, और हर बच्चे का अटेम्प्ट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कोई पहले फिजिक्स करता है फिर केमिस्ट्री, कोई मैथ्स, कोई पहले केमिस्ट्री कोई फिजिक्स फिर मैथ्स करता है। जैसा आपने अभी तक किया है पूरे 2 सालों के जर्नी में, तो जिस तरह से अटेम्प्ट, बिल्कुल उसी तरह से लास्ट मोमेंट पे भी आपको करना है। कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। ठीक है, और पेपर अटेम्प्ट करते वक्त आपको लगता है कि ये क्वेश्चन जो है मुझे बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए, तो उस क्वेश्चंस को आप जो है वो मार्क करके भी रख सकते हो। ठीक है, और अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम लोग लेट नाइट स्टडी करते हैं, बट आपका एग्ज़ाम जो है वो डे टाइम में होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए अपने बॉडी को भी उस तरह से सेट करो कि आपका दिमाग जो है वो ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए दिन में। पता चला कि रात में मैं लेट नाइट स्टडी करता हूँ, अचानक से मुझे सडन अगले दिन एग्ज़ाम में 9 से 12 जो है या 10 से 1 मुझे टेस्ट देना पड़ जाएगा, एग्ज़ाम देना पड़ जाएगा, तो आपका दिमाग वहाँ पे काम करना बंद कर देगा। इसलिए अभी अपने रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करें, लेट नाइट स्टडी नहीं करें। ठीक है, बिल्कुल जो सोने का टाइम है बिल्कुल 9 बजे 10 बजे आप बिल्कुल सोइए। ठीक है, तो
इस तरह से आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो होगा वो बिल्कुल सेट हो जाएगा आपके रूटीन के अकॉर्डिंग, जो आपका टेस्ट होने वाला है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और बिल्कुल जिस दिन भी आपका टेस्ट हो, जिस दिन में आपका फाइनल एग्ज़ाम हो, ठीक है, उस दिन मतलब हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए, बिल्कुल लाइट, मतलब ज़्यादा हेवी भी इस तरह से करके नहीं चले जाए कि एग्ज़ाम में वहाँ पे मन नहीं लग रहा है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान दें, छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और हाँ, ये मैं हमेशा कहता हूँ, ये नहीं कि कल एग्ज़ाम है और मैं रात भर आज पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे ये पढ़ना, मुझे ये पढ़ना, मुझे ये रिवाइज़ करना, कुछ नहीं। 2 साल आपने जो पढ़ा है ना, वही वो 3 घंटे में काम आने वाला है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा कि एक दिन पहले अगर आप 12 घंटे, 20 घंटे पढ़ लोगे तो आपका एग्ज़ाम अगले दिन बहुत अच्छा चला जाएगा। इसलिए प्रॉपर जो आपको जो स्लीप नैप होना चाहिए वो प्रॉपर 7 से 8 घंटे का होना चाहिए, इसलिए इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। तो इसलिए आपने अभी तक 2 सालों में जर्नी में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, तो इसलिए अपने बिल्कुल इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट करो, ठीक है। तो डेफिनेटली रिज़ल्ट आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और जो आपको अच्छे से पता है उस पे फोकस करना है, ठीक है। एग्ज़ाम में भी वो चैप्टर्स, वो टॉपिक्स जो आपने बहुत अच्छे से किए, उसके क्वेश्चंस दिखे तो पहले उनको अटेम्प्ट करो। जो चैप्टर्स या जो टॉपिक थोड़े से कम आपने अटेम्प्ट किए हैं, उसके क्वेश्चंस कम प्रैक्टिस है, तो उसको अगर बाद में भी अटेम्प्ट करोगे देन इट इज़ ओके, लेकिन पहले उसे आप ट्राई करो जो आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। और बस अपने पोटेंशियल को आप ट्रस्ट करो, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट ये है ना कि आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो है वो कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हो, इसलिए बिल्कुल भी डरना नहीं है किसी भी तरीके का, ठीक है। कोई डर नहीं रखना है, बिल्कुल फेयरलेसली आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है और आप अच्छा करोगे डेफिनेटली। तो वन लास्ट पॉइंट, बिल्कुल काम रहे, ठीक है, और बिल्कुल ठंडे दिमाग से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें। और एग्ज़ाम आपको पता है कि ये जो 3 घंटे का जो टेस्ट आप देने वाले हो, फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हो, ऐसे टेस्ट अभी तक आपने 2 साल में बहुत सारे दिए हैं, तो प्रैक्टिस तो आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है, ठीक है। बस उसी को फाइनल एग्ज़ाम में, फाइनल मोमेंट में आपको कंप्लीट अपना एफर्ट लगा देना है, ठीक है। सो फाइनल वर्ड्स फ्रॉम माय साइड कि आप अपना बेस्ट दो, ताकि एग्ज़ामिनेशन हॉल से निकलने के बाद आपको ये फील बिल्कुल ना हो कि थोड़ा और अगर मैं मेहनत कर लेता तो और अच्छा होता। ये रिग्रेट एग्ज़ाम के बाद नहीं होना चाहिए। इसलिए अभी भी आपके पास जो भी 5-6 दिन का टाइम बचा है, किसी बच्चे का तो जिनका 29 जन को टेस्ट होगा उनके पास तो भी और भी टाइम है, 10-11 दिन का टाइम है। तो इसलिए सभी बच्चों को मेरा ये पर्सनल सजेशन होगा कि अपना 100% एफर्ट दो, ठीक है, और आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।